साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप अवगत हैं कि आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो रासो काव्य परंपरा रही है उसमें पृथ्वीराज रासो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ और प्रत्येक परीक्षा में लगभग पृथ्वीराज रासो से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसलिए मुझे आवश्यक लगा कि पृथ्वीराज रासो पर संक्षेप में एक अलग से वीडियो बना लिया जाए। तो आइए पृथ्वीराज रासो पर जो भी परीक्षा के लिए उपयोगी चर्चा है वो कर ली जाए। ठीक है, तो चलिए आज की चर्चा से जुड़ते हैं। पृथ्वीराज रासो पर 10-11 बिंदुओं में हम तेजी से चर्चा कर लेते हैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा। सबसे पहला बिंदु आप देखिए पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार सच में एक एक बिंदु, इसमें क्या है, एक प्रश्न है। यह समझ कर इसको देखिएगा कि एक एक बिंदु प्रश्न है। और आप पिछले वर्षों के परीक्षा के प्रश्न पत्रों को उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि पृथ्वीराज रासो से जो भी ये बिंदु है इनसे सभी से लगभग प्रश्न घुमा फिरा के बने हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हर बिंदु को ध्यान से देखा जाए। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदायी। इसका रचना काल लगभग 12वीं शताब्दी। ठीक है। भाषा इसकी डिंगल। इसका अंगी रस यानी प्रमुख रस क्या है, वीर रस है। इसमें साथियों 68 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो में 68 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से प्रमुख छंद हैं कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्य आदि। यहाँ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रवरदायी को यह माना जाता है कि छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे। ठीक है, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। इसमें 69 समय है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुका है कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। समय से तात्पर्य यहाँ मित्रों अध्याय या खंड से है। पृथ्वीराज रासो के अध्यायों को, खंडों को समय नाम दिया गया है। तो कितने समय हैं, 69 समय हैं। यह बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका विषय क्या है पृथ्वीराज रासो का, पृथ्वीराज की वीरता और शौर्य का वर्णन और संयोगिता से उनके प्रेम का वर्णन। ठीक, चलिए अब पहला बिंदु हो गया। दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि यह सर्वाधिक विवादित ग्रंथ है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह प्रामाणिक है, कुछ लोगों का मत है कि यह प्रामाणिक नहीं है, कुछ लोगों का मत है कि यह अर्ध प्रामाणिक है। इसको भी आइए हम तेजी से देख लेते हैं कौन कौन से लोग इसको प्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसको प्रामाणिक मानते हैं, मिश्र बंधु इसको प्रामाणिक मानते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या इसको प्रामाणिक मानते हैं और कर्नल टाड इसको प्रामाणिक मानते हैं। इसको अप्रामाणिक मानने वालों में शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास इसको अप्रामाणिक मानते हैं और गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसको अप्रामाणिक मानते हैं। अब देखिए यहाँ तीसरा बिंदु है अर्ध प्रामाणिक। अर्ध प्रामाणिक से तात्पर्य उसके कुछ अंशों को प्रामाणिक मानना और कुछ भाग को अप्रामाणिक मानना, यानी अर्ध प्रामाणिक। अर्ध प्रामाणिक कौन कौन से मानते हैं, कौन से लोग मानते हैं? मुनि जिन विजय, यहाँ एक महत्वपूर्ण नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा, ये लोग इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। अब आइए देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो के बारे में और चंद्रवरदायी के बारे में विभिन्न विद्वानों की क्या कथन है। मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी को ही कहा जा सकता है। यहाँ ध्यान से साथ में ये परीक्षा के लिए ऐसे सीधे, इसको मैं देखिए अलग कलर से, नीले कलर से लिख दिया है। ये कथन है, ऐसे सीधे कथन पूछे जाएंगे इन्वर्टेड कामाज में कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी को ही कहा जा सकता है। किसने कहा है, ये किसका कथन है?
4 विकल्प होंगे, उसमें से सही होगा, उसमें आपको कौन करना है, मिश्र बंधु। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है, यह मिश्र बंधु ने कहा। अगला कथन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के अनुसार आप जानते हैं कि शुक्ल जी के कथन परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। शुक्ल जी ने कहा कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये प्रश्न है अपने आप में कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो है। अब आइए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, अब पृथ्वीराज रासो के बारे में देखिए, इन्होंने जैसे अभी आप ऊपर देखिए इन्होंने क्या कहा है कि पृथ्वीराज रासो जो है वो अर्ध प्रामाणिक रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो उसी से संदर्भित इनका कथन भी है कि इसकी रचना सुखी संवाद के रूप में हुई थी। इसकी रचना सुखी संवाद के रूप में हुई थी। साथियों, यह भी प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना सुखी संवाद में हुई थी, यह किसकी मान्यता है, यह किसने कहा है, यह एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसकी रचना सुखी संवाद के रूप में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। ये यहाँ ध्यान देना है आपको कि जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। प्रक्षिप्त मतलब वास्तविक नहीं, प्रामाणिक नहीं। इससे वह अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। वह तथ्य पृथ्वीराज रासो में जो इतिहास विरुद्ध है, जैसा इन्होंने कहा कि ये महाकाव्य जो है वो सुखी संवाद के रूप में लिखा गया है। जहां पर भी सुखी संवाद की शैली नहीं मिलती है उनको प्रक्षिप्त मानना चाहिए। ठीक है, यह कथन भी साथ में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए आप नीले कलर से लिखा है, इन्वर्टेड कामा में ये कथन है, यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे कथन पूछा जा सकता है और वो पूछा जा सकता है यह किसका कथन है या पृथ्वीराज के बारे में यह किसने कहा है। अब आइए देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कह रहे हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कह रहे हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। इनमें देखिए 2 उपवाक्य हैं, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। महत्वपूर्ण है। आइए आप दोनों इसके जो पार्ट है इस कथन के, इस पर विचार करते हैं। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। राजनीतिक महाकाव्य से तात्पर्य, पृथ्वीराज चौहान जब गोरी से परास्त हो जाते हैं तो क्या होता है, एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की नींव पड़ जाती है। तो यह राजनीतिक महाकाव्य है, यह कथन प्रमाणित हो करता है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह एक ऐसी त्रासदी है, यह एक ऐसी घटना है जो महाकाव्यात्मक है, यानी जो महाकाव्य में वर्णित है। ठीक है, तो साथियों आइए हम अगले दिन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग, यहाँ देखिए इसका सबसे बड़ा सर्ग कनौज युद्ध है। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग कनौज युद्ध है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, यह भी प्रश्न हो सकता है कि पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, कनौज युद्ध है। इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। ठीक है, आइए अगला बिंदु देखते हैं। इसमें एक खंड है, एक सर्ग है कैमासवध। कैमासवध नामक खंड में मंत्री कैमास के कामांध हो जाने पर पृथ्वीराज चौहान द्वारा उसका वध करने का वर्णन है। कैमासवध खंड में कैमास उनके मंत्री जो थे वो कामांध हो जाते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, उनका वध कर देते हैं। इसका वर्णन किया गया है। अब आइए इसके बारे में एक कथन और देखते हैं। इसकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के बारे में सबसे पहले सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने, ध्यान रखिए नाम इसको, सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा में रचित रचना है जिसके रचनाकार है जयानक।
पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। उसके ऐतिहासिक तथ्यों और इसके ऐतिहासिक तथ्यों में अंतर को देखते हुए इसको इन्होंने कहा कि यह प्रामाणिक रचना है। ठीक है साथियों, अब आइए बिंदु नंबर 10 पर चर्चा करते हैं। यह भी पृथ्वीराज रासो के जितने भी अभी तक आपने कथन देखे, परीक्षा की दृष्टि से सबसे उपयोगी कथन यह है। ये बहुत ध्यान से देखिए। माना कि रासो, ये देखिए कथन हमने नीले कलर से इसको लिख दिया है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन उलटफेर नहीं किया जा सकता। और इसका इसमें कथन आप जोड़ सकते हैं कि इसलिए यह ग्रंथ पूरी तरह जाली है। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसलिए यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो पूरी तरह जाली है। एक शब्द आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कि उन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूरी तरह जाली कहा। यह प्रश्न एकाध परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा। जाली शब्द, ये सब याद कर लीजिए। किसने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा है, तो वो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन उलटफेर नहीं किया जा सकता, इसलिए यह ग्रंथ पूरी तरह जाली है। ठीक है साथियों, अगला कथन देखते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी का। राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार उन्होंने पृथ्वीराज रासो के बारे में क्या कहा है? पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों के स्तरों में इसमें निखर कर आया है। ठीक है साथियों, यह कथन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, मेरी कोशिश यह रही कि पृथ्वीराज रासो से आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न बन सके वह सारे तथ्य, वह सारी सूचनाएं आज के वीडियो में मैं संक्षिप्त में समाहित कर सकूं। कोशिश मेरी यही है और मुझे लगता है कि इससे बाहर प्रश्न नहीं बनना चाहिए। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई को धार दीजिए, परीक्षाएं निकट है, अभ्यास करते रहिए। अब साथियों, हम आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ढोला मारूरा दुहा की नायिका कौन है? ढोला मारूरा दुहा की नायिका कौन है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।